बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हैं। आज फिर नए दिन का आगाज हमारे साथ करने के लिए तैयार हैं। मे भी टेलीविजन सेट के सामने हो या वैसे ही सिर्फ कानों से सुन रहे हैं, किसी भी सूरत के अंदर आपको अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर। और ये है अमला हसन और ये है इमरान हसन। जनाब, सुबह सुबह आपने धुंध के साथ अगर लाहौर में आंख खोली है तो आप है ना, क्या नहीं, बहुत जबरदस्त धुंध। अच्छा, मजे की बात है धुंध मुझे इतनी वैसे ना एकदम से आती है धुंध। रात को मैंने ये देखा कि बिल्कुल इट वाज क्लियर और मेरे घर के पास जो ही गली में मैं टर्न हुआ, इट वाज ऑल डार्क सॉर्ट ऑफ। लेकिन इमरान, मुझे लगता है ये पता नहीं कोई अजीब सा ही वेदर है धुंध वाला कि 2 दिन धुंध होती है, 1 दिन नहीं होती है। इस तरह के मामला की वजह से हम भी बड़े कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि सुबह उठ के आपने किस मोड में कितने टाइम मार्जिन से घर से निकलना है, क्योंकि धुंध में वैसे यही वो दिन थे पिछले साल जब हमें लाहौर से मोहब्बत हुई थी और उसकी वजह धुंध ही थी। आई मीन इतना खूबसूरत लगता है लाहौर धुंध को मोहब्बत भी हुई थी लाहौर से और वो धुंध की वजह से हुई थी। और आजकल धुंध थोड़ी सी भी लगती है कि वो प्योर धुंध होती है, वो स्मोक नहीं होती है। हमें पता है कि बारिश के बाद काफी हद तक जो हमारा क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहतर हो गया। सो मतलब इससे पहले कि लाहौर की मोहब्बत में इमरान के अंदर का गालिब जाग जाए, हम आगे बढ़ते हैं और इन्होंने क्योंकि अच्छी खबर तो आपको देने नहीं देनी होती, ये कह रही है कि कोविड पे हम बात कर ले। खैर, स्टार्ट बहुत जरूरी है कोविड के बारे में बात करना और जानना। मुसलसल हम आपको बता रहे हैं, अमेरिका और यूरोपियन ममालिक हिट लिस्ट के ऊपर है। पाकिस्तान में भी ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। इस वक्त 3.3% पे हमारी जो रेशो है, जो कि 1 से भी नीचे आ गई थी, वो कोविड की पहुंच चुकी है। और पिछले हम 24 घंटों की बात करें तो 2 डेथ्स भी हुई हैं। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो कराची के अंदर तबाही मचा रहा है और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कराची के बाद अगला जो मरकज है, खुदा न खास्ता, वो इसका लाहौर हो सकता है और सभी बड़े शहर इससे मुतासिर हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा हुकूमत बार बार आवाम से यही अपील करी है कि आप वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोजेस ले ली हैं, 6 मंथ्स का गैप आ गया है, तो आप एक बूस्टर डोज भी लगवा लें, क्योंकि आपने ट्रैवलिंग भी करनी है, दीगर मामलात भी। और ओमिक्रॉन के हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये दिन ब दिन तेजी से फैल रहा है और कराची में स्पेसिफिकली इसके हवाले से बात की जा रही है। तो जनाब, आपने प्लीज वैक्सीनेशन जरूर करानी है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। अब चूंकि आजकल शादी ब्याह की तकरीबात भी हैं, जाना है तो फिर भी कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल या सोशल डिस्टेंसिंग का मुजाहरा जरूर करें। बिल्कुल। और खवातीन के हवाले से बड़े केसेस आ रहे हैं ओमिक्रॉन जो कराची में हुआ है, बच्चों में भी। एक ट्वीट हमारे सामने मुराद राज साहब की पड़ी है, जो कि वजीर तालीम है। उन्होंने कल एक ट्वीट की जिसमें उनका कहना है, जी, मोर देन 5.6 मिलियन चिल्ड्रन, तकरीबन 56 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि वैक्सीनेटेड हो चुके हैं पंजाब के अंदर। और उन्होंने रेशो भी 91% जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के हैं, जबकि 87% जो है प्राइवेट स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो लिहाजा बच्चों की वैक्सीनेशन को भी आप यकीनी बनाएं। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं और वो एलिजिबल हैं वैक्सीन के लिए, तो उनको वैक्सीन जरूर लगवाएं, फिर उनको स्कूल भेजें, ताकि वो अब खुद तो महफूज रहें और अपने इर्द गिर्द बच्चों को महफूज रखें। क्योंकि ओमिक्रॉन के हवाले से कल मैं इंटरनेट पे देख भी रही थी कि बहुत कम उम्र बच्चों में भी ये वायरस जो है, ये वेरिएंट जो है, ये उनको असर अंदाज हो रहा है और वो कोविड का शिकार हो रहे हैं। तो लिहाजा अपने बच्चों को भी सेफ रखें। और दूसरी तरफ ये भी है कि चूंकि शायद ये इतना जानलेवा ना हो ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, लेकिन इसकी ट्रांसमिशन बहुत तेजी से होती है। इस ट्रांसमिशन से बचने के लिए, चूंकि अगर ट्रांसमिट आपके अंदर हो जाता है, कोविड आपको हो जाता है, तो ये आपके फेफड़ों को तो नुकसान पहुंचाएगा। वो चाहे 25% पहुंचाए, चाहे खुदा न खास्ता 50% या उससे ज्यादा पहुंचाए, तो बेहतर ये है कि इसका शिकार ही ना हुआ जाए, इससे महफूज रहा जाए। अगर तो आपने वैक्सीन लगवा ली है, दोनों डोजेस, आप काफी हद तक सेफ हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोविड हो भी गया आपको, तो ये नौबत नहीं आएगी कि वो आपको हॉस्पिटल वगैरह लेके जाए। तो वैक्सीन सबसे बढ़कर इस कोविड का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है आपकी हेल्थ के ऊपर। मैंने बहुत सारे लोगों से हम सुनते भी हैं, एग्जैक्टली, और बहुत सारे इर्द गिर्द हमारे लोग भी हैं जो रिकवर कर चुके हैं, बट वो कहते हैं जी हमारा फॉर द लॉन्गर रन किसी को कोई मसला है, किसी के दर्द या इस तरह के मामले। मैं लिटरली आपको बताऊं, मुझे स्टमक के इशू बाकायदा तौर पे स्टार्ट हो गए। बहुत से लोग कहते हैं, खवातीन में खास तौर पे बाल वगैरह गिरना शुरू हो जाना, स्किन खराब हो जाना, मतलब बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि आपको समझ नहीं आते। और ये वही बता सकता है आपको जो इससे गुजरा है। और हम तो बड़े मुश्किल टाइम के ऊपर कोविड से गुजरे हैं। आई मीन स्टिल इट्स हार्ड, बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बहुत बेहतर हैं। आपसे गुजारिश ये है, एक तो आप जो बड़ी उम्र के आपके आसपास के रिश्तेदार हैं, वालिदैन हैं, उनसे दूर रहें, नंबर 1। वैक्सीनेशन करवा लें और कोशिश करें कि अवॉइड करें पब्लिक गैदरिंग्स को। ये 2 चीज़ जो आपने करनी है तो बेहतर हो सकती है सूरत हाल। चलें जनाब, आपको स्टार्ट में हमने कोविड के हवाले से इन डिटेल तो बताया, आगे भी जाके बात करेंगे। कुछ सीरियस टॉपिक्स भी हैं आज और कुछ सेगमेंट्स भी हैं जिन पे आज डिस्कशन होगी, लेकिन आगाज में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। सानिया मरी का जिम्मेदार कौन? हुकूमत और ओपोजिशन में शदीद गर्मा गर्मी। हिज़्ब इख्तलाफ का तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। ओपोजिशन की फिर किस्मत आजमाई। ज़िमनी बजट की मंजूरी का रास्ता रोकने के लिए मुत्तहिदा ओपोजिशन ने भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया।
कोरोना फिर आउट ऑफ कंट्रोल, मुल्क भर में मरीजों की शरह में मुसलसल इजाफा। हुकूमत की शहरियों से वैक्सीन लगवाने की अपील। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की मश्क बाराकूडा का आगाज। पीएमएसए की समंदर में जिम्मेदारियां क्या हैं, प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर बात करेंगे। क्या असली शहद की जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पहचान मुमकिन है? जानिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। और उर्दू के अजीम शायर और मज़ाह निगार इब्न इंशा के मद्दाह आज उनकी 44वीं बरसी मना रहे हैं। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। सानिया मरी की बात करेंगे। हुकूमत और इंतज़ामिया की गफलत से 22 बल्कि 23 अफराद की जानें चली गई, कई हंसते बसते घर उजड़ गए। हम इस बारे में कल भी बात कर रहे थे। इसमें कई सवालात अभी तक जहनों में मौजूद हैं। क्या हम बाकी वाक़यात की तरह इसको भी भूल जाएं? वाक़या होता है, हम 2-4 दिन उसका वावेला करते हैं और भूल जाते हैं। क्या ये इंतज़ामिया की ही गफलत है या फिर कुछ और? 23 अफराद की मौत का जिम्मेदार कौन है, जिसमें मासूम बच्चे शामिल थे जो कि सैर व तफरीह के लिए गए थे। वो तो चले गए दुनिया से। उनकी रूहें क्या सोचती होंगी कि हम इस मुल्क में इतने गैर महफूज थे कि हम जहाँ पे सैर करने गए थे वहाँ पे हमारे मुल्क की इंतज़ामिया हमें बचा नहीं सकी और हम सर्दी से मर गए। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की क्या इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या इस आने की तहकीकात जो पंजाब के सरकारी अफसरान हैं उन्हीं से करवाई जाएगी और उन्हीं से इस्टेब्लिश करवाया जाएगा? क्या सरकारी अफसरान गैर जानिबदार तहकीकात कर पाएंगे? क्या ऐसी कोई पहले मिसाल है? हमें तो नहीं मिलती। किसको सज़ा मिलेगी, कब सज़ा मिलेगी? ये सारे सवालात हैं। आइंदा ऐसे जो वाक़यात हैं उसको रोका कैसे जाएगा? क्या इसके लिए कोई ठोस इक़दाम किए जाएंगे और क्या हुकूमत इससे कुछ सबक सीखेगी जो आज से पहले हुकूमत ने नहीं सीखा? हुकूमत की बात करें तो वो तो कहना चाहिए कि जो तहकीकाती कमेटी है जो कायम की गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से, उस पर इन्हिसार करिए, लेकिन ये सवाल अपनी जगह सर उठा रहे हैं और हमें इनका जवाब समझ नहीं आ रहा। जबकि अपोजिशन जमातों ने पंजाब हुकूमत की तहकीकाती कमेटी को मुस्तरद कर दिया और साने की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद गर्मा गर्मी देखने में आई। शहबाज शरीफ ने सानिया मरी पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया, तनकीद के शदीद निश्तर बरसाया और नाहली और बद इंतजामी पर वजीर आजम से इस्तीफा देने का मुतालबा भी कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जवाब देते हुए शहबाज शरीफ को शौबदाबाज करार दिया और सानिया की जिम्मेदारी अवाम और साबिक हुक्मरानों पर डाल दी। उधर वजीर आजम की सरबराही में भी हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ जिसमें वजीर आजम ने सानिया मरी के हकाइक जल्द सामने लाने की हिदायत की और मरी में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने पर भी जोर दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, हम जिस तरह से बात करते हैं कि सेहत के फरोग को हमेशा तरजीह देते हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत की दिलचस्पी का ये आलम है कि सितंबर 2020 में सेहत के फरोग के लिए 3 ऑर्डिनेंस, पंजाब होटल जिसके अंदर रेस्टोरेंट्स तरमीमी ऑर्डिनेंस था, पंजाब टूरिस्ट गाइड तरमीमी ऑर्डिनेंस था और पंजाब टूरिज्म कल्चर एंड हेरिटेज एक्ट जारी हुए और पंजाब हुकूमत ने काम चलाने के लिए ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 90 दिन में का इजाफा किया, लेकिन वो भी 17 जून 2021 को गैर मौसर हो गए। महकमा सेहत ने मार्च 2021 को सूबाई वजारत कानून और पार्लिमानी अमूर को लेटर लिखा कि टूरिज्म के फरोग के लिए ऑर्डिनेंस गैर मौसर हो चुके हैं, इस पर कानून साजी की जाए, क्योंकि कानून साजी न होने की वजह से इंतजामी अमूर में जो कानूनी मुश्किलात है उसका सामना करना। लेकिन इस पे पंजाब गवर्नमेंट का जवाब भी देख लें, उसने कोई तवज्जो नहीं दी, ऐसा हमें मालूम पड़ा हमारे रिसर्च के मुताबिक, और रिवायती एक लापरवाही है जिसका मुजाहिरा किया गया। और मैं कहूँ कि अगर इसकी वजह से कौम को आज ये दिन देखना पड़ा तो गलत नहीं होगा। कल वजीर इत्तलात साहब ने खुद ही एक शेर पढ़ा था, मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं है, सो कुछ ऐसा था कि वक्त करता है परवरिश बरसों हादसा एक दम नहीं होता, एक तरह का शेर उन्होंने पढ़ा। तो ये परवरिश किसने की? हम सब ने मिलकर की, जो साहिब इक़्तिदार रहे। हमारे साथ अली अब्बासी साहब मौजूद हैं जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, और हमने कुछ ही दिन पहले इनके हल्के की तारीफ़ की थी हमारे इसी शो में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 दिन के बाद ये वाक़या हो गया। सदाकत साहब, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक है, दूसरा ये कि ये आप कल से बल्कि पिछले 2-3 दिनों से मखसूस सवालों के जो जवाबात हैं वो काफ़ी देर से दे रहे होंगे। अगर आप
अगर आप तहकीकात की हम बात करते हैं, अगर तहकीकात सरकारी अफसरान से ही कराई, हमें बताया जा रहा है कि हमारा राब्ता शायद मुनक़ता हुआ है, चले जब राब्ता होता है तो हम दोबारा कनेक्ट करते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे अमला ये उठ रहा है कि अगर सरकारी अफसरान की नेग्लिजेंस की तहकीकात करेंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, जिन्हें उर्फ़े आम में पेटी भाई कहा जाता है, वैसे तो ये एक उसके लिए एक इस तरह इस्तेमाल की जाती है, वो कैसे अपने साथी को मुरद इल्ज़ाम भी ठहराएंगे और वो कैसे इस बात को मुमकिन बनाएंगे कि यहाँ पे जो मामला हुआ है उसकी साफ और शफाफ तहकीकात, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वाक़े में नुकसान को कम किया जा सकता था। अगर ये कुदरती तौर पे था भी तो बहुत सारे लोगों ने, कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें डिटेल्स के साथ बताया गया कि नेग्लिजेंस कहाँ पे हुई। लोग अगर 36 घंटे महज 50-30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर वेट करते रहे तो इसका मतलब है कि उनकी एफर्ट करने की, उनको मदद करने की कोशिश ही नहीं की गई। नहीं तो 30-25 किलोमीटर के अंदर ये करना इतनी बड़ी इंतजामी मशीनरी के लिए कोई मसला नहीं था। और माजी में बिमरान इस तरह की कोई एग्जाम्पल्स नहीं सेट की गई कि जब इस तरह की जब इस तरह की इंक्वायरीज होती हैं, कमेटीज बनाई जाती हैं, जब अफसरान खुद तहकीकात करते हैं सरकारी अफसरान, तो इस तरह की एग्जाम्पल सेट नहीं हुई कि इस रिपोर्ट के ऊपर या इस तहकीकाती कमेटी के ऊपर रिलाय किया जा सके कि ये प्रॉपर इंसाफ कर पाएगी या जो जिम्मेदार हैं उनको सजा का उनके हवाले से तयन किया जाएगा। और ये इतना अनफॉर्चुनेट वाक़या है, जिस तरह से हम बात करते हैं कि लोग किसी को क्या पता है कि वो घर से निकला है सैर व तफरीह के लिए, जब वो वहाँ जाएगा तो इंतज़ामी नेग्लिजेंसी की वजह से ये सारा मामला पेश आएगा, और जहाँ पर वो तफरीह के लिए गए थे वहाँ से उनको और रिपोर्टेडली जो ASI थे, अभी तहकीकात होना बाकी हैं, तमाम खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि उन्होंने अपने CPO से भी रब्ता किया जब वो वहाँ पे स्टक थे अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों सहाफ़ियों से तो वो रब्ता करे, CPO से भी रब्ता किया और उन्होंने मैसेज सीन करके जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और उनकी नेग्लिजेंस की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, नून लीग मेंबर असेंबली हैं, उनसे हम बात करते हैं। साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो ये कि जो सिचुएशन है इसमें मैं सवाल यही कर रहा था, फिर राब्ता मुनक़ता हो गया कि क्या सरकारी अफसरान की नेग्लिजेंस की तहकीकात सरकारी अफसरान से ही कराना दुरुस्त होगा? अगर नहीं तो फिर मुतालबा दुरुस्त है, कल शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का जुडिशल कमीशन बनाया जाना चाहिए। आपके तो हल्के के अंदर ये वाक़या हुआ है, आपकी तो जज्बाती वाबस्तगी भी होनी चाहिए, तो क्या बनेगा जुडिशल कमीशन? जी बहुत शुक्रिया। मैं ना सिर्फ जज्बाती वाबस्तगी बल्कि अपने लोग हैं जो मुतासिर हुए और मैं खुद भी वहाँ पे सारा टाइम वहीं रहा। सबसे पहली ये बात कि जो आपका पहला सवाल है वो ये कि हमें शायद अपने सरकारी इदारों पे एतबार नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये वाक़या हुआ और उस वाक़े के जहाँ जहाँ कोई किसी की कोताही है उस पर डिपार्टमेंटल रिपोर्ट है, एडिशनल की रिपोर्ट आए, और अगर उस रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं, जो मर्जी वो हम इसके अलावा इस्तेमाल कर लें, यकीन है कि इस तरह की रिपोर्ट बनी है वो बिल्कुल हादसा हुआ सोचना, इसका दिफा कर बारे में कोई कहना तो मुश्किल है, लेकिन कौम यानी एक कंपैरिजन करने के बताना जरूरी है कि मरीज में पिछले 10 साल से ऐसे ही ट्रैफिक जैम होती है, 8-9 घंटे ट्रैफिक जैम होती है, और भी लेकिन से इस बार ट्रैफिक जैम के बाद वहां फानी तो आपकी आवाज बहुत कट रही है, सवाल को मौक़िफ़ सही से पहुंच नहीं रहा। अगर आप अपनी डिवाइस को थोड़ा सा उसका रुख तब्दील करें, शायद सिग्नल्स बेहतर हो जाएं, यहीं से कनेक्ट कीजिएगा। और साथ में सवाल भी छोटा सा ऐड कर लेता हूं कि अगर पिछले 10 साल में कुछ नहीं हुआ तो आपने 3 साल में क्यों नहीं किया? कोई प्लानिंग की? अगर की है तो सामने रखिए प्लीज। स्वागत है। और दोबारा कनेक्ट करते हैं। देयर इज सम सिग्नल्स प्रॉब्लम, मे बी अगर बरी में है तो वहां पे थोड़ा मौसम का इशू रहता है। उन्होंने सदाकत अली बस अब कह रहे कि इसको डिफेंड तो नहीं किया जा सकता, लेकिन पिछले 10 सालों से कल वो डिफेंड करे थे। हाँ, लेकिन उसके बाद अभी उन्होंने कहा कि वो इस बात वाकई को डिफेंड नहीं कर सकते, लेकिन जो सिचुएशन मरी में पेश आई, 10 साल से वहाँ पर इसी तरह का ट्रैफिक जाम होता है, लंबी लंबी गाड़ियों की लाइनें लगती हैं, 9-9, 10-10 घंटे ट्रैफिक जाम रहता है। इसी वजह से व्हाट डू यू थिंक 3 साल काफी नहीं होते अगर किसी कम से कम एक ट्रैफिक प्लान बना लिया जाए? और मरी को उतना ठीक है, बहुत बड़ी आबादी है और बड़ी स्कैटर्ड किस्म की आबादी है, लेकिन हम चूंकि बचपन से जा रहे हैं मरी हम देख रहे हैं, तो कोई इतनी नामुमकिन चीज भी नहीं है कि आप मरी के हवाले से कुछ प्लान ना कर पाए। और कुछ लोगों का कहना है कि वो जो कुलडन्ना रोड है वहां पे, कल मैं पढ़ रहा था कुछ, वो पहले 1 वे था। अच्छा। उसका 1 वे का जो रूल है वो खत्म किया गया, जिसकी वजह से दोनों जानिब से गाड़ियां आती हैं और कुछ हमारे माशाल्लाह नौजवान मनचले ऐसे होते हैं जो कि रॉन्ग साइड से जाके ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि एक ही तरफ से 2 लाइंस बन जाती हैं और सामने की गाड़ियां रुक जाती हैं।
और उस चक्कर में ट्रैफिक ब्लॉक होता है। और अगर वो वन वे रहता तो लोगों का ये कहना है कि एक जानिब से गाड़ियां एंटर होती हैं, दूसरी साइड से निकल जाती हैं, तो ट्रैफिक का इतना ब्लॉकेज ना होता। दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। आई एम नॉट श्योर अबाउट दीज ग्राउंड रियलिटीज, ये मैं आपको लोगों के मुंह की बात बता रहा हूं, व्हाट आई वाज रीडिंग एंड लिसनिंग ऑन सोशल मीडिया देख रहे थे। और ये सारे वाकये के बाद में जो भी हम कल देख रहे थे, जैसा वाकई गुजरा, इसको डिफेंड कर रहे थे। अब ये वाकया जो पेश आया है, इसका मलबा भी उन लोगों विक्टिम ब्लेमिंग करना या जो पुरानी हुकूमतें उन पर डालना, इट्स नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। क्योंकि कल मैंने बहुत ही जो कह लें इनके सीनियर रहनुमा को सुना, वो ये कह रहे थे कि जी नून लीग ने अगर अपने महल ना बनाए होते तो हम आज ये मरी में जो ये सारा वाकया है वो होता ही ना, डेवलपमेंट यहाँ पे पैसे लगा देते। अगर उन्होंने पैसे लगा दिए तो आप भी तो 4 साल होने वाले हैं आप लोगों की। वैसे मरी के अंदर अगर मैंने कहा ना बचपन से जा रहे हैं, अगर कुछ डेवलपमेंट हमने थोड़ी बहुत देखी है, लेट मी कन्फेस इट, वो हमने पिछले दौर के अंदर देखी है। चाहे वो ट्रैफिक रेगुलेशंस हैं, चाहे वो सड़कों का बेहतर किया जाना है, वो थोड़ी है या ज्यादा है, वो सफिशिएंट है या नॉन सफिशिएंट है, ये अलग चैप्टर है। लेकिन फवाद साहब जो कल बोल रहे थे, और इस बात का सदाकत अली अब्बासी साहब को भी बखूबी अंदाजा है कि वो कुछ मामलात जो थोड़े से बेहतर हुए हैं, खासतौर पर रोड और ट्रैफिकिंग के निज़ाम को लेकर, वो शहबाज शरीफ साहब के टाइम पे हुए हैं। इसमें तो कोई अगर इसमें उस्मान बुज़दार साहब ने कुछ किया है तो वो सामने रखें। उनको तो कल याद आया कि इसको जिला भी बनाना है, उनको तो कल याद आया कि यहाँ पे थाने भी चाहिए, यहाँ पे पार्किंग प्लाजाज भी चाहिए। मरी में तो खुद इटसेल्फ गैस नहीं आती बहुत सी जगहों पे। और सबसे छोटी चीज जो की जा सकती है वहां पे, जो होटल मालिकान है, मैंने कल भी इस पे बात की थी, जो लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, एक खातून ने और एक मियाँ ने, उनके हस्बैंड ने अपना जेवर रखवा के अपनी बीवी का 50,000 रुपए रेंट के ऊपर कमरा हासिल किया, जब उनके पास 40,000 रुपए थे और होटल ने उनको कमरा नहीं दिया इस बेस पे कि उनके पास पैसे का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लेने से इनकार अब्बासी साहब हैं हमारे पास। भाई साहब वेलकम बैक जी। हम तो इतनी सारी बातें करने के लिए, लेकिन कल चूंकि आपके वफाकी वजीर साहब ने कहा कि जी अगर 10 साल नून लीग ने अपने ऊपर पैसे ना लगाए होते तो ये मामला ना होता, तो 3 साल में आपने क्या लगाया मरी के ऊपर? अगर मैं सिर्फ आपसे कहूँ, आपका तो हल्का भी है, आपने क्या किया है जिसको आप गिनवा सकते हैं कि जी हमने मरी के लिए ये किया है जो पिछलों ने नहीं किया? नेट की वजह से आवाज नहीं गई मेरी जी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मरी में क्योंकि एक सीजनल आपका टूरिस्ट पॉइंट है, तो उसमें मैं सीजन में गर्मियों में भी जब सख्त गर्मी आती है और सर्दियों में जब बर्फ पड़ती है तो ये ट्रैफिक 4, 5, 6 घंटे के लिए फंस जाना मामूल की बात है। इस दफा जो हादसे की वजह ये बना कि जब वो ट्रैफिक फंसी, ऊपर से वो तूफान आ गया, बर्फानी तूफान, जिसकी वजह से दरख्त गिर गए, खंबे गिर गए और एक एरिया कट ऑफ हो गया और उसमें सिर्फ एक ही रोड जा रही थी, उल्डना बाड़ियां रोड, जिसको हम जहाँ पे ये हादसा हुए। अब उन लोगों तक अप्रोच जो है वो ना हो सकी। और ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन अगर 4-4 फुट 3-3 फुट बर्फ पड़ी हो तो किसी तरह ये तो खैर हम बात कर चुके हैं पहले सदाकत भाई साहब। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस पे तनकीद कल फवाद साहब ने की कि आपने 10 साल में कुछ नहीं किया, 3 साल में तहरीक इंसाफ ने मरी के लिए क्या किया? देखें, 4.5 अरब की मरी को ये जीटी रोड, लाहौर वाली जीटी रोड रवात से एक रोड कनेक्ट करनी है जिसका नाम कौसार टूरिज्म हाईवे है। वो रोड उस पर काम शुरू हो गया है, वो 4.5 अरब की बननी है ताकि आइंदा ये रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाईपास करके हम मरी पहुंच जाए। और खुदा ना खासा किसी वक्त अगर कोई ट्रैफिक जैम हो तो वो कोटली सतिया के रास्ते, करोर के रास्ते, अंगूरी के रास्ते लोगों को वापस निकाला जाए। ये प्लान ना सिर्फ इसके कागज पे बना बल्कि ग्राउंड पे शुरू हो गया। जाहिर है इतनी बड़ी हाईवे बनाने के लिए आपको ये 1.5 से पौने 2 साल लगेंगे। इसमें काम शुरू हो गया। कोसार टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का कानून बिल्कुल रेडी है, 15 जनवरी को उसने इम्प्लीमेंट होना था, लेकिन ये हादसा हो गया जिसमें नहीं 3 सालों में सदाकत साहब क्या हुआ ये मैं उन्हीं 3 सालों की बात कर रहा हूँ ना कि ये कोसार जो मैं तो कहा कि टूरिज्म हाईवे पे काम शुरू हो गया। नंबर 2 मॉल रोड 2 जो है वो भी बन रही है, उस पर भी काम शुरू हो गया। उसके अलावा ये जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसके भी सारी कानून साजी रेडी होगी। इसको 15 जनवरी को हमने इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन उससे पहले ये हादसा हो गया। मरी की इंतजामी स्ट्रक्चर को ज्यादा करने के लिए जिला बनाने का पूरा प्लान था, वो अनाउंस भी हो गया। तो ये सारे काम है इसी दौर में हुए, मतलब ऑन ग्राउंड अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इट्स ऑल अप टू प्लानिंग इन 3 इयर्स अभी तक जितनी बात है। अगर आप कहें कि मरी में हम बहुत सारी सड़कें बनाएं तो वो बना नहीं सकते। वो उसकी पार्किंग प्लाजा तो बना सकते हैं, वॉशरूम्स तो बना सकते हैं, पार्किंग प्लाजा में जो मेडिकल कैंप्स तो लग सकते हैं। जी फवाद साहब ने जो बात की पार्किंग प्लाजा की, वो जाहिर है 1.5 अरब रुपया शहबाज शरीफ साहब ने मंजूर करके वो खर्च भी कर दिया। और वहाँ पार्किंग प्लाजा नहीं है, वो शेख अंसर साहब हैं जो बाद में जिनको इसी प्राइज में इस्लामाबाद की मेयरशिप दी, शेख अंसर को ठेका दिया था। उन्होंने वो प्लाजे के पैसे भी गायब हो गए, प्लाजा भी नहीं बना। वहाँ पे प्लाजा शायद फीजिबल ही नहीं था
बिकॉज उसमें उसकी जो जमीन की जो टाइप है उसके ऊपर इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता। अब हमने उसके लिए मुतबादिल लिया कि एक एक्स्ट्रा रोड बना रहे हैं जिस रोड को सिर्फ पार्किंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो रोड भी मंजूर हुई है, लेकिन बहरहाल ग्राउंड पे नहीं है। ये आपका सवाल ठीक है, लेकिन सारी प्लानिंग हुई हुई है और इस मरी को ठीक करने के लिए 1-2 या साल की बात नहीं है, लंबा प्लान है जिसमें इसको अलग से रोड है। और ये जो जीका गली चौक जो बंद होता है और जो बॉटलनेक बनता है, इसको भी ऑल्टरनेट करने के लिए 3 छोटी-छोटी सड़कें, ठीक है, ताकि ये बंद ना हो। ठीक है। सदाकत अली वासी साहब, सिर्फ बोलो, सिर्फ एक ट्रैफिक जैम थी, जिस ट्रैफिक जैम में उनके साइलेंसर गाड़ियों के बंद हुए और वो अंदर गैस भर गई और ये इतना साइलेंटली हुआ कि कोई इसमें ह्यू एंड क्राई, शोर शराबा नहीं हुआ जहाँ इनकी मदद हो सकती थी। एक गाड़ी अगली है और पिछली है, पिछली अगली गाड़ी को पता नहीं चला कि दरमियान वाली गाड़ी में लोगों की मौत। सदाकत अली भाई साहब, आपने अपने सारे ऑन ग्राउंड तो अपने प्लानिंग के हवाले से तो बता दिया, लेकिन स्टिल ये जो होटल माफिया है जो मरी के अंदर हमने इन दिनों में बहुत ज्यादा सरगर्म देखा। जब लोग मुश्किल में थे तो उस वक्त अपनी मनमानी कीमतें चार्ज करके लोगों को कमरे इनफैक्ट दे भी नहीं रही थी। हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, इनके खिलाफ आप लोगों ने क्या प्लान किया या इनको किस तरह से आपने इनके जो तमाम तरह जो माफिया सरगर्म रहता है इसको किस तरह से आपने केटर करना है, इस पे क्या प्लानिंग है आपकी? जी बिल्कुल, ये जो प्रॉफिटेरिंग है इसकी शिकायत पहले भी थी, इस दफा भी आई है। एक तो वैसे ये अनफेयर है कि अगर इतनी कोई क्लैमिटी हो और उस वक्त लोग मुनाफे कमाएं, लेकिन अगर जो भी आप कोई सीजनल जो टूरिस्ट पॉइंट्स होते हैं, इवन अगर आप हिजाज मुकद्दस मक्का मदीना में भी कहें तो जो उनके उम्रा के डेज होते हैं, हज के डेज में रेट ज्यादा होते हैं बिकॉज डिमांड सप्लाई होता है और रूटीन में रेट कम होते हैं। और रूटीन में रेट जो कम होते हैं वो ऑफ सीजन में होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की क्लाइमेटी में लोगों ने होटल खोले भी हैं, फ्री भी किया, लेकिन जो शिकायतें हैं यही मैं कह रहा हूं कि हमने होटलों की बस वो जब आप बीच में एक एक्सक्यूज खुद ही सदाकत भाई साहब रख देते हैं ना, तो जो कसूरवार होता है उसको तो जस्टिफिकेशन खुद हुकूमत ही दे देती है। इसका हल भी है कि हमने इनकी होटलों की क्लासिफिकेशन करनी है जो इसी अथॉरिटी ने करनी थी कि ABCD कैटेगरी है। कर लें सर, अभी तो सदाकत भी अथॉरिटी नहीं बनी तो क्लासिफिकेशन कब होगी? कर लें, अब 3 साल तो हो गए, बल्कि 3.5 साल हो गए, अब आपका ज्यादा टाइम नहीं है ये करने के लिए। चले आप मेरा जवाब सुन लें, फिर आप मेरे पास वक्त है, मैं कोई मसला नहीं है, एक 10 सेकंड के लिए जी कि उनकी क्लासिफिकेशन करके हर होटल पे मैक्सिमम रेट हम लगा देंगे, उससे ऊपर वो नहीं जा सकता होटल की जो कैटेगरी के मुताबिक। चले थैंक यू वेरी मच। आप तो इजाज़त मुकद्दस की दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सिस्टम्स भी तो चेक करें, दुनिया भर का टूरिज्म स्ट्रक्चर चेक करें। मलेशिया वगैरह, थाईलैंड वगैरह के अंदर जो टूरिस्ट स्टेट्स हैं उनको जरा जाके देखें तो सही। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे सब कुछ होने के बाद खैर, पाकिस्तान के बारे में हम बात करें, टूरिज्म आना चाहिए, लेकिन अफसोसनाक वाकयात रोक देते हैं। एक वीडियो कल सामने आई है, थोड़ा लाइटर, एक सेकंड में अपना फेशियल एक्सप्रेशन मैं ठीक करूंगी। अब बताएं आप वीडियो के बारे में। फास्ट बॉलर वहाब रियाज की वीडियो थी और सर्दी में आपको पता है जिस तरह से आपको भुने हुए चने खाने का शौक होता है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी वीडियो लगाई सोशल मीडिया पर, चने भूनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद शेयर की अपने ऑफिशियल अकाउंट पे। और एक बाइक वाला खड़ा था, उससे पूछा भी उन्होंने प्रॉपर उस अंदाज में कि आपको कितने के चने चाहिए, तो मेरे ख्याल से उनको ये वाला फवाद आलम से जब शाहिद आफरीदी ने एक इंटरव्यू में पूछा कि तुम ड्रामास में क्यों आ रहे, तो उन्होंने कहा कि क्रिकेट के बाद भी तो कुछ करना है। तो ये मुझे लगता है वहाब रियाज ने कुछ ऐसा करने का सोचा है, मे बी, लेकिन वहाब आप अगर देख रहे हैं तो आप ये कर बहुत जबरदस्त तरीके से नो हाउ टू डू दैट। अच्छा, उन्होंने जब इसको वो किया, देखें आप ये वाला शॉट देखें, ओए होए होए। तो आई विश कि वहाब जैसे हमारे हीरोज जो है वो कभी हमें रोड पे ऐसे नजर आए, तो हम जरूर 50 रुपए के एक बार जरा ऑडियो भी सुनना। अच्छा सुनाएं जरा। वहाब रियाज हमने लाइटर नोट पे शेयर करने की कोशिश की, सुबह ना कोशिश नहीं की, हमने कर दी, नहीं गुस्से वाली फीलिंग के बाद ये कर दिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अपने अंजाम को कल पहुंच गया। ये एक मस्बत खबर आई इस ऑपरेशन के हवाले से जो कि चल रहा है इस वक्त। पाकिस्तान के अमन का दुश्मन और कलदम TTP का तर्जुमान मोहम्मद खुरासानी अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार में मारा गया। इतलात कुछ ऐसे हैं जी कि इसके मुताबिक जो मोहम्मद खुरासानी, इसका असल नाम खालिद बल्ती था, और 50 साल के हवाले से आप ये भी बताएं कि वो इस 50 साल ही जो खालिद बल्ती था ये तर्जुमान रहा TTP का, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम पर कई हमलों में भी मुलविस रहा। ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के बाद खालिद बल्ती अफगानिस्तान भाग गया था, ताहम तालिबान हुकूमत आने के बाद बासानी काबुल आता जाता रहा। इसके साथ साथ ये कलदम TTP के मुख्तलिफ धड़ों को मुत्तहिद भी कर रहा था और मीरान शाह के अंदर दहशतगर्दी के मराकज़ को चला रहा था। वो TTP के सरबराह मुफ्ती नूर मोहम्मद महसूद के साथ
साथ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की भी मनसूबाबंदी कर रहा था और इस हवाले से काफ़ी इतलात आ भी रही। बिल्कुल, इतलात के मुताबिक खालिद बल्ती का TTP के तमाम ग्रुप्स के अरकान से करीबी ताल्लुक था और TTP की प्रोपेगेंडा मुहिम में इसका बुनियादी किरदार भी था। मुख्तलिफ ज़राए से खालिद बल्ती की हिलाकत की तस्दीक की जा रही है, ताहम वो कैसे मारा गया, किस कार्रवाई में मारा गया, इस हवाले से तफसीलात वाज़ेह नहीं है। उधर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि TTP के खिलाफ कार्रवाई अफगान तालिबान के लिए एक आजमाइशी केस है। इस तालिबान पाकिस्तान के खदशात को दूर कर सकते हैं, तो कौन इन पर और अलकायदा के इस तरह के दीगर ग्रुपों से ताल्लुकात खत्म करने के वादे पर भरोसा करेगा। पाकिस्तान ने साथ साथ ये भी वाज़ेह किया कि तालिबान TTP के खिलाफ कार्रवाई करके दुनिया की नज़रों में अपनी साख को बेहतर कर सकता है और इसी सूरत हाल पर हम बात भी करेंगे। आज हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार और जर्नलिस्ट ताहिर खान साहब मौजूद हैं। ताहिर खान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के में ज्वाइन किया। आप अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से हम आपसे ऑन एंड ऑफ बात करते रहते हैं। आप खरासानी की हलाकत से मुताल्लिक आपके पास क्या तफसीलात हैं और इस हवाले से आप इसको कितनी बड़ी डेवलपमेंट समझते हैं? बहुत शुक्रिया आपका मुझे दावत देने की। आपके साथ जो आप अभी कुछ कह रही थी, आखिरी वाली बात थी बेहतर करने का अफगान तालिबान का। अगर मैं मुख्तसर उसी पे चला जाऊं, बाद में आपके सवाल का कि किस तरीके से ये मारा गया, ये जो साख है मेरे ख्याल में ये इसीलिए अहम है कि अब आहिस्ता आहिस्ता तशवीश पैदा हो रही है। कल ताजिकिस्तान के सदर का भी बयान आया है और उन्होंने दावा किया है या कहा है जो भी अल्फाज हो कि वो उनके उसमें जो शुमाली वो है, तो वहाँ पर कॉल काफी हैं होती है और ये फितरी है, खासकर पड़ोसियों को। और पाकिस्तान तो वैसे भी अफगानिस्तान से बराह रास्त मुतासिर होने वाला मुल्क है। जब 79 में रूसी आ गए थे, उस वक्त से अभी तक हमें जो सामना है अफगानिस्तान की हालात की वजह से, तो तालिबान वैसे भी वादा भी है, दोहा मुआहिदे में भी है, वो भी है। तो अब ये पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ है कि सारे उधर है और उसमें कोई शक है। साथ बेहतर और साथ बेहतर क्योंकि तालिबान को ज़रूरत है न सिर्फ अपने लोगों को मुतमईन करने का, उनके इक़्तिसादी सूरत हाल को या दीगर जो उनके मसाइल हैं, और फिर पड़ोसियों को, वो सबसे अहम है। तो साथ बेहतर बिल्कुल कर सकते हैं अगर वो मुतमईन करे पाकिस्तान को और दीगर पड़ोसियों को कि वहाँ से किसी को खतरा नहीं है। तफसीलात जो आपने आप बता रही है, असल में ज़्यादा तफसीलात तो नहीं बताई गई, लेकिन मैंने जो मालूमात की है कल जब ये वाक़या हुआ उसके बाद कि कैसे हुआ होगा, तो ये 2 दिन से ये मिसिंग थे खालिद बल्ती, और फिर उसकी लाश जो है वो एक बोरी में बंद कल मिली है अफगान साइड पे बॉर्डर के करीब। तो अब ये अगर 2 दिन से मिसिंग है तो मुमकिन है कि कोई इसको ले गया होगा। कभी कभी होता है, आपस की भी होती है या टारगेट बनाया हुआ होगा। शख्सियत तो ये अहम थी, उसमें तो कोई शक नहीं है। 2014 में जब कई तालिबान चले गए थे दाइश में, तो उस वक्त जो है वो भी गए थे। तो बाद में तो जो मीडिया क्वालिटी फिर तालिबान करदम TTP ने बनाई थी, उसके ये सरबराह थे, तो अहम शख्सियत थी। 2015 में गिरफ्तार हुए थे और ये वही शख्सियत है खालिद बल्ती जिन्होंने तो हर जर्नलिस्ट के अपने जराए होते हैं। तो आप हम तक तो ये खबर सिक्योरिटी जराए से पहुंची है, क्या आपके जराए तालिबान से रिलेटेड भी हैं? चूंकि तालिबान इस खबर को डिनाई करे, ताहिर साहब वही कह रहे हैं कि हम अभी तहकीक कर जी तालिबान ने डिनाई नहीं किया खालिद बल्ती की हलाकत। उन्होंने ये कहा है कि वो तहकीकात कर रहे हैं, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो मौजूदा तर्जुमान है वो नहीं मरे। खालिद बल्ती तर्जुमान 2014 में बनाए गए थे, कमेटी के सरबराह थे, फिर 2015 में ये पकड़े गए थे और ये जेल में थे। जब अफगान तालिबान उनको तोड़ा तो इसमें ये भी रिहा हुए थे। तो बहरहाल ये शख्सियत, और इसके बारे में मैंने मालूमात की है कि ये कब ज़्यादा वहाँ पर, जाहिर बात है कुछ लोगों के अपनी शख्सियत तो होती है जहाँ भी वो हो, तो उनमें वो काफ़ी मारूफ भी थे, अहम शख्सियत थी, तो हाई लेवल टारगेट था पाक फौज के लिए। अच्छा, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अब वाज़े तौर पर यह भी बात अफगान तालिबान को भी कही है कि अगर वो पाकिस्तान के खदशात दूर नहीं कर सकते तो दुनिया अलकायदा के हवाले से उनके नैरेटिव पे कैसे ट्रस्ट करेगा। पाकिस्तान ने पहले ऑन ग्राउंड और फिर सिफारती सतह पे अपनी बेस्ट एफर्ट की है अफगानिस्तान के अवाम को सपोर्ट करने के लिए, और समहाउ अफगान तालिबान को भी एक इखलाकी मदद बहरहाल हमने ज़रूर दी है कि अगर वो आई गए हुकूमत में तो उनकी हुकूमत को माना जाए और अवाम के लिए इसका ख्याल रखा जाए। लेकिन दूसरी जानिब कल
जो स्टेटमेंट जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने कहा है कि एक टेस्ट केस है, तो इसका मतलब है अब हम हाईएस्ट लेवल के ऊपर भी अपने कंसर्न शो कर रहे हैं अफगानिस्तान हुकूमत के सामने, ऐसा ही है? बिल्कुल, और वो पहले किए थे, अभी की बात नहीं है। ये जब आईएसआई के सरबराह गए थे अगस्त में, उस वक्त तालिबान काबीना का ऐलान भी नहीं हुआ, माफ कीजिएगा सितंबर में, और मैं खुद भी था अफगानिस्तान में, उस वक्त गया था मैं। तो ये उसमें मैंने जो बाद में मालूमात की थी जो हुई थी, तो उसमें ये वाला मतलब है कि हमारा पाकिस्तान और तो उसने ये भी कहा था कि ये जो हमारी है पाकिस्तान की या मुतालबा है, ये वाज़ेह तौर पे अफगान तालिबान को पहुंचाया गया है। तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान यही चाहेगा कि अफगानिस्तान में अमन हो गया है, जंग खत्म हो गई है, तो यहाँ पर क्यों, और जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अफगान तालिबान को बताया। अफगान तालिबान ने वादा तो किया है, जब शाह महमूद कुरैशी अक्टूबर में गए थे तो जो तालिबान के वजीर आजम है मुल्ला हसन, उन्होंने कहा था कि किसी को तो नहीं देंगे की, लेकिन मेरे ख्याल में वो वादे उस पर अमल देखे। जब आपकी आवाज कट गई, आप कह रहे हैं अमल नहीं करे वादे पे, ये कह रहे हैं आप? मतलब कि इस वक्त तक पाकिस्तान मुतमईन उनके इक़दामात से मुतमईन नजर नहीं आ ताहिर खान साहब, बहुत अफगानिस्तान के जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने अपना तज़िया हमारे सामने रखा। कुछ हमारी ऑडियो में डिस्कनेक्शन भी था, तो हम जिस तरीके से ताहिर खान साहब की बात समझ रहे थे, उन्होंने कहा कि तालिबान अब तक जो अपनी एक वादा था या जो एक उम्मीद थी उनसे पाकिस्तान को खास तौर पर, वो पूरी नहीं कर पा रहे, और पाकिस्तान इसीलिए अब थोड़ा सा मामला जो है डिसअपॉइंटमेंट की जानिब जा रहे हैं। बहरहाल वी स्टिल लुक फॉरवर्ड कि जिस तरह पाकिस्तान ने सपोर्ट की है अफगानिस्तान की आवाम की, और उनके लिए इतना बड़ा इनिशिएटिव पाकिस्तान ने लिया है, तालिबान शुड रिस्पेक्ट इट, और पाकिस्तान की सरहदों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबकी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इस पर हम बात करते रहेंगे। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करते हैं कुछ मेरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से, जो इस वक्त पाकिस्तान की सरहद खुद मुख्तारी के लिए, इसके साथ जो इक्तिसादी मुस्तकबिल है उसके लिए इंतहाई अहम है और इंतहाई ज़रूरी भी है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर है उसको देखते हुए जो पाकिस्तान की लोकेशन के हिसाब से इसकी बड़ी अहमियत भी है, और दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि पाकिस्तान ही वो वाहिद राहदारी का जरिया है जिससे पूरी दुनिया एक ट्रेड रूट से मुंसलिक होने जा रही है। इसमें जो हमारी मेरीटाइम सिक्योरिटी है, हमारे ख्याल उसका सबसे अहम जो है, तो हम कहीं गलत नहीं होगा हम ये अगर कहें कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी। हमारी सिक्योरिटी फोर्स है जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद बराए समंदरी कवानीन 1982 के तहत जो माहीगीर हैं उनकी ज़िंदगी, उनके हकूक़ के साथ जो पाकिस्तान की सरहदी मफादात हैं उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करती है। 1000 किलोमीटर के जो रेडियस के अंदर जितनी भी हमारी सरहदी हदूद बनती है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनके सपुर्द है। बिल्कुल, और आज हमने कुछ इसी हवाले से बात करनी है मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में, कि इसकी अहमियत क्या है, इसका काम क्या है, ये कैसे काम करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, और इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करवाने जा रही है मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी जिसका टाइटल है बाराकूडा। इस मश्क के हवाले से हम अगर बात करें तो इसके तनाज़ुर में हमने आज अपने दो बड़े अहम मेहमानों को बुलाया है। इस पर भी हम उनसे बात करेंगे कि वो इस मश्क के हवाले से हमें क्या बताएंगे, ओवरऑल जो मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है उसके हवाले से भी हमने अपने मेहमानों से बात बिल्कुल। कैप्टन जाहिद हुसैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं और लेफ्टिनेंट कमांडर अख्तर जमान हमारे साथ मौजूद है। दोनों को हम खुशामदीद कहेंगे, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की अहमियत के हवाले से बात करें तो मौजूदा हालात में पाकिस्तान में इसकी शक्ल क्या है और ये कितनी अहम है और इसका आगे बढ़ना पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है? देखें, जो तनाजुर है, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में अभी बताया कि सीपैक के बाद पाकिस्तान की जो मैरीटाइम ट्रेड है उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और कहीं भी किसी भी ट्रेड के लिए एक सेफ माहौल को प्रोवाइड करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। इसी तनाजुर में जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है तमाम राहदारियों की, कि वो UN क्लॉज, पाकिस्तान के लॉज और जितने भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं वो फॉलो हों हमारे पानियों में, उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी को सौंपी गई है। और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी इस जिम्मेदारी को बहुत खूबी के साथ निभा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जो जिम्मेदारियां हैं उनमें कोई भी डिज़ास्टर होता है किसी भी किस्म का, उसको कंटेन करना, उसके बाद जितने भी कोई
सर्च और रेस्क्यू की या कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन डेवलप होती है समंदर में, उसको एड्रेस करना। उसके बाद जितने हमारे माहीगीर समंदर में ऑपरेट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि तकरीबन 30,000 से कुछ ज़्यादा फिशिंग बोट्स हैं जो कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान और सिंध की कोस्ट पर रजिस्टर्ड ऑपरेट कर रही हैं। इनके साथ बहुत सारे ख़ानदानों का एक ज़रिया माश जो है वो अटैच्ड है। उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जिम्मेदारी है। उसके अलावा ये जो हम ऑयल एक्सप्लोरेशन या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें समंदर का ताल्लुक होगा, वो भी पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी इस सिलसिले में सिक्योरिटी और सेफ्टी की जिम्मेदारी बहसन तरीके से निभा रही है। सही। अच्छा, मैं अगर ऐड करना चाहूँ तो आप इसमें ऐड भी कीजिएगा, लेकिन मेरा यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक और पॉइंट भी आपके सामने रख दूँ, वो है कैपेसिटी के हवाले से कि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस पे तो बात करें, लेकिन हम चूँकि कंपैरेटिवली हमें वसाइल का कुछ लिहाज से मसाइल का सामना रहता है, वसाइल को लेकर कैपेसिटी क्या है, कितनी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और हम अगर ये कहें कि कैपेसिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कितना रीच आउट कर रहे हैं, कितना हम पूरा कर रहे हैं और कहाँ तक इसको मजीद बढ़ाया जा सकता है या बढ़ाना चाहिए, इस पर भी ज़रा काइंडली आप कॉमेंट कीजिएगा। अच्छा, इसमें मैं आपसे ये कहूँगा कि पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी तकरीबन 350 नॉटिकल माइल तक जिम्मेदारियां निभा रही है पाकिस्तान के कोस्ट से। 350 नॉटिकल माइल्स, मैं आम पब्लिक के लिए ये बात बताऊं कि तकरीबन 1 नॉटिकल माइल वो 2 किलोमीटर के जो है वो बराबर होता है, 1.8 किलोमीटर मैं अगर स्पेसिफिकली उसको कहूँ। अच्छा। और जो सर्च एंड रेस्क्यू की जो जिम्मेदारी है वो तकरीबन 840 मील पर मुहित है। 840 मील का मतलब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो तकरीबन ये कराची से और पेशावर तक की जिम्मेदारी है। अच्छा। जो कि सर्च एंड रेस्क्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती है। इसमें हमारे साथ पाकिस्तान नेवी का बहुत बड़ा एक ताउन हासिल रहता है, मगर बेसिकली ये जिम्मेदारियां पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी जो है इस इलाके को मॉनिटर कर रही है। इसमें किसी भी किस्म की कोई एमरजेंसी की सूरत हाल आती है तो उसमें पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी उसको एड्रेस करती है, और कोई भी ऐसी सूरत हाल आएगी तो उसके ऊपर पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी रिएक्ट करेगी। जी कमांडर साहब, आप भी इस हवाले से कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं जो पहला सवाल है उस बारे में कुछ ऐड करना चाहूँ। तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ कुछ कैप्टन जाहिद साहब ने कवर कर ली है, बट कुछ और भी हैं जो कि वी डेफिनेटली फोकस ऑन। उसमें कुछ ये है कि मैरीटाइम रिसोर्सेज जो हमारी है उनको उनकी हिफाजत करना, उनकी इलीगल एक्सप्लॉयटेशन से उनको बचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर आप देखें तो हमारा ये वाला एरिया जो कैप्टन जायद ने बता दिया 350 नॉटिकल माइल तक का एरिया हमारे कोस्ट से, अगर आप इनको स्क्वायर नॉटिकल माइल में देखें तो ये 290 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जो कि अब पाकिस्तान के तकरीबन ओवर 30% ऑफ द लैंड एरिया के बराबर होता है। अब इस सारे एरिया में जो जिम्मेदारियां हैं, जिस तरह से कैप्टन जायद ने बता दिया और मैंने कुछ ऐड कर दी, इन सारी जिम्मेदारियों के लिए जो आपने कहा कि रिसोर्सेज हमारे पास है, यानी रिसोर्सेज PMSA इज़ वेल इक्विप्ड। हमारे पास एयर एसेट्स भी हैं, सरफेस एसेट्स भी हैं, जो कोस्टल बोट्स है वो भी हैं। इसके अलावा जो इस सर्च एंड रेस्क्यू के स्पेशली कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, और फिर जो पोल्यूशन के कंटेनमेंट के कॉन्टेक्स्ट से अगर आप देखें, जो ऑयल स्पिल और केमिकल स्पिल के कॉन्टेक्स्ट से हम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उन जिम्मेदारियों में नेवी हमें काफ़ी सपोर्ट करती है, और नेवी एक मेजर उसमें एलिमेंट है उसमें सपोर्ट करने के लिए। उनके अलावा भी हमारे यहाँ बहुत सारे क्लाइमेट चेंज के मिनिस्ट्री और रिसर्च जो हमारे इंस्टीट्यूट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली मिनिस्ट्री है, मीन्स फेडरल गवर्नमेंट की कई मिनिस्ट्रीज हैं जो कि इनके पार्ट हैं। जो पाकिस्तान का नेशनल मेरीन डिजास्टर कॉन्टीजेंसी प्लान बना है, उसके कई एलिमेंट्स हैं, और सारे एलिमेंट्स को एक जगह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जनरेट करने के लिए
उन सारों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और फिर सिंक्रोनाइज और सिनर्जेटिक रिस्पांस इस तरह के डिजास्टर को कंटेन करने के लिए जो जनरेट करते हैं वो सारी कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं डेफिनेटली, और उसके लिए पीएमएसए वेल इक्विप्ड है। और ये जो आगे हम शायद एक्सरसाइज के ऊपर बात करें, तो या आपने जो इंट्रो में भी हाईलाइट किया है, इस एक्सरसाइज का भी एक मेजर मकसद ये है कि इन सारे एजेंसीज को या सारे एलिमेंट्स को इस तरह से कोऑर्डिनेट करें कि एक सिनर्जेटिक रिस्पांस जनरेट करें और इफेक्टिव किस्म का एक्शन लिया जाए जब भी कोई डिजास्टर उसको कंटेन करने के लिए। आपसे इस मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत को अपने जो काम वो कर रही है इसका जवाब देना पड़ेगा। आपको आगाह करते रहेंगे अपने बुलेटिन्स के अंदर विद फर्दर डिटेल्स। एंड हमारे साथ हमारे मेहमान बिल्कुल मेहमान मौजूद हैं। आखिर में हम इनसे ये भी बात करना चाहेंगे, ऑब्वियसली इस मश्क को लेकर जो बाराकूडा के हवाले से इसकी डिटेल्स हम चाहेंगे आप हमें ज़रूर दें, और इसकी सिग्निफिकेंस को लेकर कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और उसके साथ साथ ये कितनी बार ये मश्क करवाई जा चुकी है और अब तक इसका मकसद क्या है, और इसमें कितने ममालिक शामिल हो रहे हैं, इसके हवाले से भी डिटेल्स दीजिएगा। अच्छा, मैं इसके बारे में कुछ ऐसे बताऊंगा कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया था जो कि 2003 में हुआ। एक शिप प्रॉब्ली लोगों के जहनों में हो शायद, तस्मान स्पिरिट के नाम से, जिसमें ऑयल था, वो ग्राउंड हुआ कराची के हार्बर में 2003 में। उससे तकरीबन 27,000 मैट्रिक टन फ्यूल जो है वो बह गया, जिसने हमारे माहौल को, जिसने हमारे सीज़ को, जिसने हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस को बहुत ज़्यादा ख़राब किया। उस वक्त एक ज़रूरत महसूस की गई कि एक ऐसा कोई मैकेनिज़्म बनाना चाहिए जिससे कि हम तमाम मिनिस्ट्रीज़, तमाम इदारे जो कि इस पूरी एफर्ट में शामिल होते हैं, उन सबको एक पेज पर ला के हम कोई कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का प्लान बनाएं, और इस तरह की अगर कोई इमरजेंसी आए तो उसके ऊपर हम रिएक्ट कर सकें। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए हमने एक एक्सरसाइज जिसका नाम बाराकूडा है उसको प्लान किया। उसको हमने 2007 से स्टार्ट किया। इसमें मैं बताता चलूं कि जब पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का जिक्र आता है तो ऑलमोस्ट हम 11 मिनिस्ट्रीज़ के साथ डील कर रहे होते हैं एक वक्त में। ऑल्दो कि हम ऑपरेट तो MOD के डायरेक्टली अंडर करते हैं, मगर 11 मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनका हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट है। तो इसी एक्सरसाइज में हमने इन तमाम मिनिस्ट्रीज़ को, तमाम इदारों को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को और इंटरनेशनल जिसमें रीजनल एंड नॉन रीजनल प्लेयर्स दोनों शामिल हैं, उनको शामिल किया। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस सीरीज़ की 11 एक्सरसाइजेस अब तक कर चुके हैं। हमने अपनी पॉलिसीज़ को, अपने मैकेनिज़्म को और इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक बहुत अच्छा मैकेनिज़्म डेवलप किया है, जिसकी ताज़ा मिसाल ये, जिस तरह अभी एक शिप आप लोगों ने देखा कि ये जो मोटर टैंकर हैंगटोंग था, ये बीच हुआ, ग्राउंड हुआ क्लिफ्टन के बीच पर, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक सिंक्रोनाइज रिस्पांस था सबकी तरफ से। तो कोई नुकसान हमारी इन्वायरमेंट को, समंदर को या लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह उससे बचा जा सका। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तमाम तर क्रेडिट मैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, गवर्नमेंटल एंड प्राइवेट, सबको दूंगा, क्योंकि सब ने अपना अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से इसमें प्ले किया। इसके साथ मैं बताता चलूं कि इन तमाम एक्सरसाइजेस के बेस पे हमने एक कॉन्टीजेंसी प्लान बनाया है, जिसको हमने नेशनल डिजास्टर मैरीटाइम डिजास्टर कॉन्टीजेंसी प्लान था, जिसको हमने 2017 में डेवलप करके प्रोमोगेट। वेरी वेल एक्सप्लेन कैप्टन साहब। इसके साथ साथ मैं एयर विंग के हवाले से पूछना चाहूंगा। आजकल के दौर में असर हाजिर की बड़ी जरूरत है एयर विंग का मौजूद होना, तो क्या आपके पास PMSA के पास कोई एयर विंग भी है अपना? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी एक एयर विंग मेंटेन कर रही है, जिसमें हमारे पास 3 डिफेंडर्स हैं। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि बहुत वास्ट एरिया है, इस एरिया को कवर करने के लिए आपको हर तरह के एसेट्स की ज़रूरत होती है, और एयरक्राफ्ट की इम्पोर्टेंस को किसी भी इस तरह के एक्शंस में जो इतने वास्ट एरिया के ऊपर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसमें इसकी अहमियत को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो डेफिनेटली हम इस अहमियत का हमें अच्छी तरह से पता है, और हम अपना एयर विंग मेंटेन कर रहे हैं। आपने इस एक्सरसाइज के हवाले से तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आखिर में अगर आप जवाब देना चाहिए इस हवाले से कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और पाकिस्तान क्या एक्सेप्ट करे कि ये फ्यूचर ट्रेड को लेकर, अगर हम इस हवाले से देखें तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, तो पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा? इस मश्क के हवाले से भी मैं चाहता हूँ के हवाले से आइड में बता दें।
डेफिनेटली हम जो इस एक्सरसाइज के तनाजुर में अगर हम देखें तो उस एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है कि जितने भी इसमें इदारे इन्वॉल्व है और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व जो मैरीटाइम सिक्योरिटी या मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू के कॉन्टेक्स्ट में जितने भी इदारे इन्वॉल्व हैं, उन सारों के एफर्ट्स को एक प्लेटफॉर्म से सिनर्जेटिक तरीके से जनरेट करना और उस जो भी एफर्ट जनरेट हो वो इफ़ेक्टिव हो। इफ़ेक्टिव का मतलब ये है कि अगर ऑयल स्पिल हो जाए तो उसको इफ़ेक्टिवली कंटेन करें और उसके डैमेजेस को जो कि हमारे कोस्टल रिसोर्सेज के ऊपर, मेरीन रिसोर्सेज के ऊपर आ सकती हैं या हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर सकती है, उन चीज़ों को कंटेन करें। और ये चूँकि 2007 से हम ये एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, अभी ये 11वीं एक्सरसाइज है, अब काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। हम जब भी इस तरह का इंसिडेंट होता है वी हैव रिस्पॉन्डेड वेल और अभी तक बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। प्रीवियस इंसिडेंट जैसे कि कैप्टन जाहिद ने हाईलाइट किया, जो कि एक जहाज हमारे क्लिफ्टन बीच के ऊपर। ठीक है कैप्टन साहब और लेफ्टिनेंट कमांडर साहब, बहुत शुक्रिया। आप दोनों अहम शख्सियात का हम मौजू पे बात करते हैं। एक ब्रेकिंग पे हमने जाना है इस वक्त वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हमारा ये वाला सेगमेंट कुछ लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल होने वाला है। कहा जाता है ना कि इंसान जब कुछ करने की ठान लेता है तो वो हासिल कर लेता है, सिर्फ आपको एक मुसम्मम इरादा चाहिए। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसा कपल मौजूद है, एक हस्बैंड वाइफ मौजूद है, जिन्होंने यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया और इससे बहुत ही अच्छी आमदन हासिल की, बल्कि हासिल कर रहे हैं। और इस चैनल की खुसूसियत ये है, वैसे तो बहुत से चैनल है यूट्यूब पे, ये वाहिद पाकिस्तानी फूड के हवाले से चैनल है जिस पर 1 बिलियन व्यूज को अब तक ये अबूर कर चुका है। और चैनल का नाम है फूड फ्यूजन। इससे हवाले से हम इसी चैनल के जो इसको ओन करते हैं, हमारे साथ कपल में असद अली मेमन और उनकी अहलिया साइमा। आप दोनों को हम खुश आमदीद कहेंगे। वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और हम बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप दोनों में से फूडी कौन है जिसने ये सोचा कि हमने यूट्यूब चैनल बनाना है? दोनों फूडी है, बट असद इज मोर। अच्छा, पहला कॉम्प्लीमेंट तो आप दोनों के लिए कि माशाल्लाह यू मेक अ वेरी नाइस कपल, यू लुक वेरी गुड ऑन स्क्रीन माशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि फूड चैनल्स तो बहुत सारे हैं, ऑब्वियसली कोई भी खाना बनते हुए खाने का मजा तो नहीं आता, सिर्फ देखने के आता है। हाउ डिड यू क्रॉस 1 मिलियन? मतलब व्हाट्स द साइंस? कंसिस्टेंसी एवरी सिंगल डे। हमें 5 साल से ज्यादा हो गए, मगर रोजाना हम एक नई वीडियो डालते हैं। जितने इस 5 साल में दिन होते हैं उससे ज्यादा हमने रेसिपीज बनाई हैं। भले रात को 3 बजे शूट करना पड़े, रात को 2 बजे करना पड़े, डजंट मैटर। हमने बहुत कंसिस्टेंसी के साथ, बहुत मेहनत के साथ इसको कतरा कतरा करके ये समंदर बनाया है। जबरदस्त। साइमा, वैसे तो खवातीन को ऑब्वियसली खानादारी और कुकिंग वगैरह में दिलचस्पी होती है, लेकिन मर्द हजरात और असद को इस बात पे कन्विंस करना कि वो भी आपके साथ खाना बनाए, आपके लिए कितना मुश्किल था? मेरे लिए तो बहुत आसान हो गया था ना, मेरी जिंदगी तो और आसान हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि ही इज ऑलवेज देयर। हम दोनों जब हमारी शादी हुई थी उस वक्त यही था कि हम दोनों बनाते भी अच्छा थे, मगर ये था कि बहुत ज्यादा वो नहीं था कि हम कोई शेफ्स थे या हमें कोई बिल्कुल सब कुछ तो हम दोनों साथ में जब बनाते थे ना तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत मजे का होता था कि वी थिंक टुगेदर कि बनाना क्या है, अच्छा इसमें फ्यूजन क्या करना है, इसमें डिफरेंट क्या होगा। फिर वो जब चीज़ें वी कम अप विद न्यू आइडियाज़ और काफ़ी रूल्स, हम हमेशा कहते हैं कि हमने कुकिंग के बहुत सारे रूल्स ब्रेक किए हैं, तो हम वो रूल्स ब्रेक करके इंजॉय करते थे कि अच्छा ठीक है ये कुछ नया बन गया, ये कुछ नया आ गया। तो वो एक जो प्रोसेस है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव एंजॉयड कि मेरे हस्बैंड फूडी है तभी मैंने उसको एंजॉय किया। अच्छा, ये फूडी के हवाले से तो अरना ने पूछा सोशल ज्यादा कौन था, क्योंकि आप अपने फूड को अपने सोशल के ऊपर ले गए और फिर दुनिया तक पहुंचा दिया, तो ये आइडिया किसका था? क्या हंगामी तौर पे कोई चैनल बना और फिर ये चल गया, या प्लान था कि नहीं ये करना? असद का एक डिजिटल मीडिया कंपनी में पहले काम किया करता था और वो हमेशा से ये था कि खुद का कुछ करे। ये जो चीज़ें सीखी हैं कुकिंग प्लस डिजिटल मीडिया करके और साइमा की भी कैपेबिलिटी यूज करके हम मिलके कोई ऐसी चीज करना चाह रहे थे जिससे सबका भला हो। तो वो चीज समझे फ्यूजन ही हो गया। बहुत सी बेगमात का भला कर दिया आपने, आपको देख के अब वो अपने शौहरों को कहती होंगी चलो खाना बनाओ।
अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ, ऑब्वियसली आपके यूट्यूब चैनल में माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त फॉलोइंग है और सारा कुछ, किस तरह की रेसिपीज़ आप लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं? क्योंकि फूड फ्यूजन आपके चैनल का नाम भी है, तो किस तरह के जो आपने खाने हैं, मुख्तलिफ खानों को उसका फ्यूजन बना के किस तरह की रेसिपीज़ आप अपने सोशल मीडिया या यूट्यूब पर डालते हैं? देखिए, ऐसा है कि रेसिपीज़ हम सोच रहे होते हैं कि हम किस तरह की अभी कर रहे हैं और किस तरह की करनी चाहिए, फिर ट्रेंडिंग क्या है, लोगों की डिमांड, उस सबसे ज़्यादा जो हमारा कनेक्शन विद ऑडियंस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वी ऑलवेज लिसन टू आवर, जो हमारे व्यूअर्स हैं या हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमेशा बताते थे कि उनको ये बनाते हुए मुश्किल होती है, इसको कैसे बना सकते हैं। दूसरा, हमने जो सबसे जो हमारा बोलना चाहिए कि स्ट्रेंथ है या जो हमने जिसको किया है, वो ये है कि सिंप्लीफाई करना द रेसिपीज। जो भी रेसिपी है, हम उसकी हमारी कोशिश होती है कि उसको जितना ब्रेक डाउन करके सिंपल कर सके। 3 मिनट में परफेक्ट बिरयानी आपको मिल जाए बताना, तो वो जो जब लोगों की सुनते हैं ना, तो हम बहुत हर छोटी छोटी चीज नोट कर रहे होते थे शुरू से और आज तक, कि क्या बनाना चाहिए, किस चीज़ की डिमांड है, लोग बनाना क्या चाहते हैं, मुश्किल क्या लग रहा है उनको। शुरू में तो हमने अपनी क्रिएशंस शेयर की, जो हमारी अपनी रेसिपीज या हमने जो सीखी वो सब उनको शेयर किया। फिर देन वी स्टार्टेड कनेक्टिंग आवर ऑडियंस के उनके साथ, उनको सुनते हुए हम कैसे बना रहे हो, क्या बनाना। तो वो उससे वो आज तक भी मुझसे लोग पूछते हैं कि आपकी खत्म नहीं हो जाती है रेसिपीज? मैं कहती हूँ अभी भी आप मुझे दें, मैं 5-10 साल और बना सकती हूँ। साहिबा, वैसे मैं यही सवाल करने वाली थी कि क्या इतनी ज्यादा रेसिपीज आप कहाँ से लेकर आती हैं स्पेसिफिकली? और जब मैं वैसे आपको यहाँ बताती चलूँ कि समटाइम्स फूड फ्यूजन की बहुत सारी रेसिपीज, दो कि आई डोंट कुक दैट मच, लेकिन मैं देखती हूँ और मुझे कुछ समझ आता है कि कुछ बनाने के, अच्छा इतनी क्विकली रेसिपीज, हाँ मुझे सोच के इतनी मजेदार रेसिपीज होती है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जो क्विकली बताना है 2 से 3 मिनट के अंदर एक रेसिपी को बताना और उसको एक्सप्लेन करना, मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि खवातीन को बहुत डिटेल गाइडेंस चाहिए होती है। असद या साहिबा में से कोई भी जवाब देना चाहे तो आप किन बातों को जो के लिए मद्देनजर रखते हैं कि ये जो सारी रेसिपीज हैं आपको इसको क्विकली और बेहतरीन अंदाज में लोगों को बता सकें? ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था जिसको हमने ओवरकम किया है। क्विक रेसिपी फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें बोले बगैर आपको सब कुछ बता सकता है। तो हमेशा हमने फोकस किया है कि प्रोसेस को बहुत क्लियरली दिखाएं, वो चीज़ दिखाएं जो कि शायद आप अगर टेलीविजन पे कोई रेसिपी देख रहे हैं उतनी डिटेल से आप देख नहीं पा रहे होते। कटिंग कैसे कर रहे हैं, मिक्सिंग के वक्त कंसिस्टेंसी क्या है, जो इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं उसकी शक्ल कैसी है दिखने में, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हम ख्याल से जब हम शूट कर रहे होते हैं इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। और फिर इंस्ट्रक्शंस कैसे देनी है, साइमा उसमें वैसे ही माहिर हो गई हैं। 2000 से ज़्यादा हमारी रेसिपीज आ चुकी हैं, तो उसके अंदर एक एक स्टेप पे इंस्ट्रक्शंस देना, क्लियरली इंस्ट्रक्शंस देना। एक लाइन के अंदर हमने सारी चीज़ समझानी है कि जी ये स्टेप पे ये करना है। तो वो जो है एक समझिए हमारा तो अब असद, मोस्ट वाइटल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आपसे पूछा भी जाता होगा अबाउट यूट्यूब अर्निंग्स। मैं तो नहीं कहूँगा कि आप एग्जैक्टली कोट कर दें कि आप कितने पैसे कमाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो नए वीलॉगर्स हैं या नए जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालते हैं, खासतौर पे लड़कियाँ घरों पे जो दस्तकारियाँ करती हैं या कुकिंग करती हैं, उनके लिए आप लोग बड़े इंस्पिरेशनल हैं। तो उनको ज़रा बताइए कितने कोई पैसे बंदा बना सकता है थ्रू यूट्यूब? Sky is the limit। YouTube जो है ना वो हर किसी के लिए डिफरेंट तरह की अर्निंग लेकर आता है। उसमें कोई व्यूज या लाइक्स या कमेंट से ताल्लुक नहीं होता, बट ये है कि आपकी ऑडियंस कहाँ पे बैठी हुई है, पाकिस्तान में बैठी है, पाकिस्तान से बाहर है, किस तरह की ऑडियंस है, टेक्नोलॉजी वाली है, रेसिपी वाली है। एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको ये बता दूं जरूर कि जीत सबकी होगी, कोई पहले जीतेगा, कोई कुछ देर बाद जीतेगा। अगर कंसिस्टेंसी से काम करेंगे, आप ये ना सोचें कि आपने पैसे बनाना है। अगर आप पैसे बनाने के लिए इस फील्ड में एंटर होते हैं तो वो गलत फील्ड है आपके लिए। आपको तो बहुत पहले छोड़ चुके हो, बहुत पहले छोड़ चुके होते हैं। अगर हमें क्योंकि हमने 3 साल के बाद जाके हमारा जो है 2019 में वी वर एबल टू मेक प्रॉफिटेबिलिटी, बट जब उस पॉइंट पे हम पहुंचे तो फिर पीछे देखना की जरूरत ही नहीं पड़ी, आगे ही आगे देखते रहे। हम अपने आप को, अपनी पूरी टीम को सपोर्ट करते रहे, उनकी तनख्वाहें देते रहे, बल्कि हम और लोगों के लिए बेहतर कॉजेज के लिए भी। कितने टीम मेंबर्स हैं आपके? कितनी लोगों की टीम है आपकी, आपके अलावा? 15 मेंबर्स की परमानेंट टीम है और इसके अलावा तकरीबन इतने ही 15 to 20 डिफरेंट विजिटिंग शेफ्स एंड कुकिंग एक्सपर्ट्स हैं
जो कि हमारी फैमिली का हिस्सा है। हम उनको टीम नहीं बोलेंगे, फैमिली का हिस्सा है। जबरदस्त जबरदस्त। चले, हम तो आप चाहेंगे जब भी आप लाहौर आएँ आप अपनी पूरी टीम के साथ हमारे इस कोल्ड किचन में भी आएँ जो हमारे सेट पे है, जहाँ पे हम थोड़ी बहुत रेसिपीज ट्राई करते हैं। डेफिनेटली हम आप लोगों से भी कुछ कहेंगे कि हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी विजिट करें जरूर आए। अच्छा साइमा, कौन सी ऐसी रेसिपी है जो आपकी सोशल मीडिया पर या आपके चैनल पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, जो लोगों ने बहुत पसंद की हो? मेरी अपनी में अगर मैं कहूंगी तो मेरी दो हैं जो आई एम वेरी प्राउड ऑफ। एक तो है नगेट्स, जिसने ओवरनाइट वो उसने मिलियन व्यूज लेकर आई थी। ये 2016 5 मिलियन व्यूज। और जो दूसरी है वो सिंगापुरियन राइस, वो मेरी पर्सनल, मैंने एक होता है ना उसमें बहुत सारे फ्यूजन मैंने खुद किए थे, तो वो जो रेसिपी है मुझे लगता है कि वो लोग बनाते बहुत हैं, बहुत शेयर करते हैं उसके इनबॉक्सेस में, या आप उस रेसिपी में भी देखें तो वो बहुत ज्यादा पसंद की गई। तो मैं ये दो मेरी रेसिपीज हैं, और वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिर तो मैं गिन नहीं सकती। अच्छा मुझे बताएं, आप ज्यादा अच्छी कुकिंग करती हैं या असद? ये बड़ा मुश्किल सवाल किया मैंने, बताएं जरा। अच्छी कुकिंग कौन करता है, असद या आप? कुकिंग अगर फ्यूजन की बात की जाए तो असद कर सकता है। ओके, मतलब आप इसलिए कह रहे हैं कि असद करते रहे। अच्छा मेरा आखिरी सवाल जी मैं उनको कहूंगी कि नहीं, प्याज पहले भूनेंगे और बाद में ये डालेंगे, तो वो कहेंगे नहीं ऐसे करो, देखना कुछ नया बन जाएगा, मतलब ये चीज होती है। अच्छा हमें तो ये ऐसा तो नहीं है कि हमें बना हुआ देखने में ही अच्छा लगता है, खाते भी हैं बाद में आप लोग जो बनाते हैं, अच्छा होता है? चखने में ही खत्म हो जाता है सारा। अच्छा दैट्स ब्रिलियंट, बहुत ही जबरदस्त। हमारी प्लेटिंग हो रही होती है तो बाकायदा लाइन लगी हुई होती है कि बस अब ये खत्म हो और हम टूट पड़े। काश हम आप दोनों के पड़ोसी होते तो हमें कोई रिग्रेट कि हम आप लोगों के आसपास क्यों नहीं रहते, वरना हमें भी ये होता कि हम भी कुछ कर लेते। थैंक यू। हम भी आपको इनवाइट करेंगे एनी टाइम यू आर इन कराची, प्लीज विजिट आवर स्टूडियो। लवली, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच असदुद्दीन साइमा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, आपको अल्लाह ताला और तरक्की दे। आप इसी तरह से बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो अपने तौर पे कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको इस तरह की मोटिवेशन चाहिए, तो आप भी कर सकते हैं जी। सच अ गुड वाइब आप। और एक बात बहुत अच्छी की असद ने, सबने जीतना है, कोई पहले कोई बाद में, कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी रखिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मुल्क में जब भी हम कुछ दबंग सियासतदानों की बात करते हैं और किसी दबंग खातून सियासतदान की बात करते हैं, तो रिसेंटली जो सियासतदान मौजूद हैं, एक शख्सियत का जिक्र आता है। देख लिया आपने, डॉक्टर फिरदौस आशान साहिबा, जिन्हें हम फिरदौस आपा भी कहते हैं, हमारे शो में भी आ चुकी हैं और यहाँ पे आके कुकिंग भी कर चुकी हैं। आज उनकी 52वीं सालगिरह है। उम्र बता दी आपने? मतलब अच्छा ये नहीं बताना था, सॉरी आपा, लेकिन हमने बता दी क्योंकि हम आपको सालगिरह विश करें जी। कई मरतबा नेशनल असेंबली की मेंबर भी रही हैं, वफाकी वजीर रही हैं, इसके अलावा पहले मुस्लिम लीग काफ में थी, फिर पीपल्स पार्टी में थी, अब तहरीक इंसाफ में है। अब तहरीक इंसाफ में है वैसे नजर नहीं आती आजकल, लेकिन बड़ी दिलचस्प शख्सियत हैं जनाब। कभी फुटबॉल खेलती नजर आती हैं, कभी क्रिकेट के छक्के लगाती नजर आती हैं, कभी ईंटें तोड़ती हैं, ये आए हाय, कभी ईंटें तोड़ती नजर आती है, और कभी रेस्क्यू 1122 की मोटरसाइकिल भी चलाती नजर आती है, ट्रैक्टर भी चला लेती हैं आप, बहुत वर्सेटाइल हैं। और कभी मूड में आए तो एक्सप्रेस के एक शो में किसी सियासतदान को थप्पड़ थप्पड़ भी मार देती होती हैं। सो फालूदा बड़ा अच्छा बनाती हैं। नहीं सियासत नहीं, असली वाला फालूदा हमारे सेट पे बना था। शी इज अ वेरी फनी, क्या कहना चाहिए, पर्सनालिटी वो ज़ाहिर सख्त लगती है, लेकिन एज अ पर्सन शी इज अमेजिंग, ये हमें कहना चाहिए। तो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स फिरदौस आपा, आपको सालगिरह की बहुत मुबारक हो। और आप आजकल नजर नहीं आ रही, जरा ये भी हमें बताइए कि आप कहाँ पे हैं, किधर होते हैं आप? चलें जी, हैप्पी बर्थडे फिरदौस आशिक। आप अनदर खबर आप बताने के लिए खबर है, अच्छी खबर है हुमायूं सईद के हवाले से। जनाब हुमायूं सईद नेटफ्लिक्स की जो सबसे जो कहने मशहूर एक सीरीज है द क्राउन, उसमें कास्ट होने वाले पहले पाकिस्तानी अदाकार बन चुके हैं और ये बहुत हिट सीरीज है द क्राउन। इसमें हुमायूं सईद पाकिस्तानी सर्जन डॉक्टर हसनात खान का किरदार अदा करेंगे और इस सीरीज को बेसिकली बरतानी शाही खानदान पर मबनी है, जिसमें शहजादी डायना की जिंदगी को इंतहाई खूबसूरती से पेश किया गया है। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर साथी फनकारों की जानिब से हुमायूं सईद को मुबारकबाद भी दी जा रही है। इस हवाले से पहले फवाद खान का कहा जा रहा था, हाँ फवाद खान के, और कुछ लोगों के बारे में रिपोर्टेडली उनका ये कहना है कि हुमायूं ने हमें ब्लॉक कर दिया जब हमने कहा कि फवाद को ये रोल मिलना चाहिए था, लेकिन हुमायूं इज अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड आई थिंक बहुत अच्छी चॉइस है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। देखेंगे ना आप? इंशाल्लाह हम देखेंगे। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।